नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं आपके एलटी रिजल्ट की। तो एलटी रिजल्ट की बातचीत शुरू करें उससे पहले उन सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं जिन्होंने सफलता हासिल की है। पर जब हम ये रिजल्ट देख रहे हैं तो कई लोगों के मन में ये संशय हो रहा है, मेरा नाम तो रिजल्ट में है, पर क्या मुझे नौकरी लग गई है कि नहीं लगी, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया कि नहीं हुआ। तो इस समस्या का भी समाधान करेंगे और रिजल्ट को फाइनली देखना कैसे है, थोड़ा सा जो लोग मेरिट में नीचे की ओर हैं उन लोगों को रिजल्ट को कैसे समझना चाहिए कि वह अपने आप को सिलेक्शन में मान लें कि न माने, इसकी भी बात करेंगे। और हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कैसे अलर्ट हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन आज का उनके लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करें आखिर, मतलब क्या उनकी ही लापरवाही रह गई, और क्या वो जो एक प्रश्न डिलीट हो गया और एक में एक से ज्यादा ऑप्शन दे दिए पार्ट 1 में, या फिर पार्ट 2 में भी कई कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए, किसी के मल्टी आंसर दे दिए गए। तो ऐसे में जो हमारे माथे मढ़ा गया दोष, क्या उसके दोषी हम ही हैं, या किसी को दोषी समझें या ना समझें, आगे हम क्या करें, हमारा क्या काम होना चाहिए, उस पर भी करते हैं बातें। तो ये क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी, इस पर भी करेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी को समझेंगे, क्या क्या करने वाले हैं। तो रिजल्ट कैसे देखें, इस पर बात कर लेते हैं। ये देखने की बात उनके लिए हो रही है, असल में जो लोग इसे देख रहे हैं और ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, उन्हें अपना नाम मिल भी रहा है पर यह भी नहीं पता चल रहा है कि उनको नौकरी लगी है कि नहीं लगी, उनको कैसे समझना है, ये देखेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले क्या क्या कर लेना चाहिए वो, और जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में भी कर लेते हैं बात। और इस चीज को समझने के लिए हमें यह समझना होगा, ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये आंसर की ही कई लोगों के लिए ओ सिट का कारण बन गई है। मतलब उन्होंने मेहनत कोशिश बहुत की, पर एक ये क्वेश्चन नंबर 18, ये ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 18 है और बी सीरीज में 2 है, और बाकी ये सी में 9 नंबर है, डी में 26 नंबर है। एक क्वेश्चन डिलीट हो गया और दूसरे एक का मल्टी आंसर दे दिया। लेकिन इस आंसर की में एक क्लू और है। ये आंसर की तैयार हो गई थी 11 सितंबर को, 11/9/2024 को। उस साइन में ये दिखाया गया है, मतलब ये पहले ही जब हमने इसके लिए कंप्लेंट की थी तो वो कंप्लेंट को सुनने के बाद जो ये करेक्शन किए गए वो ये सब है। तो ये बहुत पहले से इंतजार में था, आप भी जानते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे, जरा इन्हें देख लें। एक तो ये था जिसे हम कहते हैं सूची 1 को 2 से मिलाइए, ज्ञानात्मक शिक्षण, अन्वेषण, व्यू शिक्षण, टोली शिक्षण, कंप्यूटर आधारित शिक्षण। इस क्वेश्चन को कर दिया गया डिलीट। और एक ये क्वेश्चन था रीजनिंग का, जिसमें ये बताया गया था कि निम्न प्रेक्षणों में से भिन्न का चयन कीजिए। तो इसमें जिन लोगों ने एबीसी लगाया उनका तो सभी का सही मान लिया गया, पर इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। इसलिए पार्ट 1 में केवल 49 क्वेश्चनों का मूल्यांकन किया गया है। 49 प्रश्नों का मूल्यांकन करने के बाद ये आपके नंबर आए हैं। और पार्ट 2 में जिन जिन का सब्जेक्ट अलग अलग था वहां अलग अलग प्रश्न डिलीट भी किए गए हैं, एक से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर भी रखे गए हैं। लेकिन क्या हुआ है कि जितनी वैकेंसी थी उससे कहीं ज्यादा पोस्ट या ज्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। बड़ा डिफिकल्ट है इस पेपर को देखना। जैसा पिछली बार हम आपसे कह रहे थे कि जिसने ये सिलेबस बनाया उसने सिलेबस की प्रॉपर पीडीएफ बनाना भी जरूरी नहीं समझा, एक धुंधली सी फोटो खींची मोबाइल से और अपलोड कर दी। इस बार रिजल्ट में भी कुछ ऐसा किया गया है, पर उसके लिए हम दोषी नहीं कह सकते। ये है कि वो पढ़ने में थोड़ा धुंधला, और जैसे आप लोग जनरली जो कंप्यूटर से पीडीएफ बनती हैं उसमें ऊपर सर्च का एक ऑप्शन आता था, पर ये क्योंकि इमेज फॉर्मेट में है इसलिए स्क्रॉल करके एक एक रोल नंबर को चेक करना पड़ रहा है, तब आपको अपना रिजल्ट मिल रहा है। मतलब ऊपर वो फाइंड वाला बार नहीं आ रहा है। तो ये एक समस्या है, और इस समस्या से जूझते हुए आप जहां पहुंचे उसकी बात करते हैं। इसकी बात करने से पहले कि रिजल्ट कैसा है, ये बात कर लेना जरूरी है। जो पिछली बार हमने चर्चा की थी जब ये नोटिफिकेशन निकला था, तो इस नोटिफिकेशन में हमने देखा था कि गढ़वाल मंडल में कुछ 786, कुमाऊं मंडल में कुछ 758, और कुल मिलाकर के 1544 वैकेंसी हैं। इन 1544 लोगों को हम बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देते हैं जिनको ये नौकरी मिलने वाली है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है
कि इनमें से कुल 1544 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। वो वजह क्या है, ये आश्चर्य की बात इसलिए कह रहा हूं आपको। हो सकता है किसी कैटेगरी में, सपोज करें डीएफएफ डिपेंडेंट ऑफ ये फ्रीडम स्ट्रगल जो हैं, फ्रीडम फाइटर जो हैं, मान लें इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 45 नंबर लाने जरूरी थे और इस कैटेगरी में मान लें कि 5 पोस्ट थी और कुल 3 लोगों को ही ये नंबर आए, तो दो पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी। इसका मतलब 1544 में से 2 वो घट जाएंगी। ऐसे ही हर कैटेगरी में अगर उसने पासिंग मार्क्स का एरिया क्राइटेरिया पास नहीं किया होगा, सपोज करें पीएच में जनरल कैटेगरी में 45 पासिंग मार्क्स है और इसमें भी मान लो 5 पोस्टें हैं, 3 लोगों के मार्क्स इससे ज्यादा हैं, बाकी 2 के कम हैं, तो 2 ये भी कम हो जाएंगे। कुल मिलाकर के ये 1544 पोस्ट वैकेंट होने के बाद भी इतने लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी ये जो पोस्ट होती हैं इनको बैकलॉग की पोस्ट कहा जाता है। ये आगे अगले साल की वैकेंसी में जोड़ दी जाती हैं, 2 ये और अलग अलग कैटेगरी में जो ये रिजर्वेशन होता है। असल में इस बात को, रिजल्ट को समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ जा रही है, जो पिछली बार कभी मैंने आपसे कहा था कि हम ये क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण की कभी चर्चा करेंगे, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करेंगे, उसे भी समझेंगे। लेकिन ये इस कैटेगरी में रिजल्ट है। और इस बात को कहने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये कहनी है, ये जब वैकेंसी आई तो ये गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों के लिए अलग अलग आई। उसमें भी एक सीधी भर्ती के 60% की थी और एक 10% की विभागीय थी, और वो भी 2 हिस्से में बटी थी, एक सामान्य थी और एक महिला शाखा थी, एक सामान्य थी और एक महिला शाखा थी विभागीय में भी। तो सीधी भर्ती विभागीय भर्ती 2 तरह से थी। अब क्या हुआ है, रिजल्ट 2 कैटेगरी में आया है, मतलब 4 कैटेगरी में आया है। एक तो उसने सीधी भर्ती के रिजल्ट दिए सामान्य शाखा के और महिला शाखा के, और एक उसने विभागीय रिजल्ट दिए सामान्य शाखा के और महिला शाखा के, किंतु उसने मंडलवार रिजल्ट अलग नहीं किया है। इसका मतलब है रिजल्ट मंडलवार नहीं है। और हम चाहें तो गढ़वाल मंडल को भी वरीयता दे सकते हैं और कुमाऊं मंडल को भी वरीयता दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम जिस वरीयता में आएंगे तो दूसरी जगह वो पोस्ट वैकेंट होगी। इसलिए एग्जैक्ट कह पाना संभव नहीं है अभी आयोग के लिए भी। हम मतलब विशेषज्ञ होने के नाते कोई भी इस बात को नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट कहां कहां कितनी कितनी लोगों को नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि कुछ पोस्ट खाली रहेंगी। अगर हम मंडल वो भर दें, अभी इस मंडल में हम सबसे ऊपर हैं, सपोज के लिए ए व्यक्ति गढ़वाल मंडल का है, कुमाऊं मंडल की भी वरीयता में सबसे ऊपर है, और अब उसे लगता है नहीं वो अब कुमाऊं मंडल जाना चाहता है, तो गढ़वाल मंडल में एक पोस्ट वो खाली होगी। कुल मिलाकर के रिजल्ट 1544 पदों का एक साथ दिया गया है, मंडलवार रिजल्ट नहीं दिया गया है। ऐसे में हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हम सेलेक्ट होने की क्राइटेरिया में हैं कि नहीं है, ये समझने से पहले हमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सारी रिक्त सीटें, सारे खाली पद, यानी कुल संख्या खाली पदों की कितनी है उसे जानना बहुत जरूरी है। जब तक उसे नहीं जानेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक बार तो ये आरक्षण को समझ ले रहे हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं और ये हमेशा के लिए हमें समझना होगा। एक ये आरक्षण है, यहाँ जो एक लिखा नहीं गया है वो है ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण। जो लिखा नहीं गया है शब्द लिखा जाना चाहिए था आयोग की तरफ से, पर नहीं लिखा गया है। और दूसरा शब्द लिखा है क्षैतिज आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण की ये कैटेगरी है, एक तो एससी लिखा है, एक एसटी लिखा है, एक ओबीसी लिखा है, एक ईडब्ल्यूएस लिखा है। ये 4 कैटेगरी ऊर्ध्वाधर आरक्षण की हैं। बाकी की कैटेगरी एक उत्तराखंड महिला, एक डीएफएफ मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो निर्भर हैं वो, एक भूतपूर्व सैनिक, एक अनाथ, एक दिव्यांग, ये 5 कैटेगरी क्षितिज हैं। और ये 5 कैटेगरी क्षितिज और 4 कैटेगरी ऊर्ध्वाधर का मतलब ये है वर्टिकल रिजर्वेशन। ये 4 कैटेगरी का ये नुकसान फायदा किसका होता है मुझे ये नहीं कहना आपसे, क्योंकि ये पॉलिटी से और हमारे संविधान से प्रेरित चीजें हैं। इन पर कोई टिप्पणी करना मतलब संविधान की उपेक्षा करने जैसा है। मतलब आप ये सुनना चाह रहे हैं कि ये दे दिया आरक्षण तो कैसा है, आरक्षण नहीं दिया तो कैसा है, इस पर नहीं। लेकिन ये तार्किक रूप से क्या बता रहा है इसे समझना हमारी जिम्मेदारी है। वो क्या, असल में सामान्य कैटेगरी में एक
हमें गलत तरीके से ट्रीट ये किया जाता है या मिसगाइड किया जाता है एक शब्द से कि फला पोस्ट निकली है और उसमें सामान्य कैटेगरी के लिए इतने पद हैं। ये शब्द ही असल में गलत है। कोर्ट की भाषा में इस शब्द को हम ठीक शब्द नहीं समझते, जबकि हमें कहा यह जाना चाहिए कि इतने पद अनारक्षित हैं, इतने पद तो आरक्षित हैं और इतने पद अनारक्षित हैं। तो ये सामान्य कैटेगरी के लिए सामान्य कैटेगरी की बपौती नहीं है, मतलब सामान्य कैटेगरी उसे अपनी समझ ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि अनारक्षित का मतलब है जो रिजर्व नहीं है, जिसमें किसी भी कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। ये जो सेंटेंस मैं कह रहा हूं ना, आगे ये आपके एग्जाम के रिजल्ट और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इस बात को डिसाइड करेगा। इसलिए कह रहा हूं इस बात को, क्या अनारक्षित श्रेणी सभी के लिए है। सपोज करें हमने एक एग्जाम दिया और उसमें एक्स आर्मी वाले ने टॉप कर लिया, तो सबसे टॉपर जब सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके हैं वो एक्स आर्मी का है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अब जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। एक्स आर्मी में अगर वो ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन होता तो उसकी जगह एक दूसरे व्यक्ति एक्स वाई जेड को ले लिया जाता, कोई भी व्यक्ति। लेकिन हमारे यहाँ एक्स आर्मी का रिजर्वेशन, क्योंकि ये लिखा है एक्स आर्मी का जो 8 नंबर के कॉलम में लिखा है, ये नोटिफिकेशन है, वही जो नौकरी के समय निकला था वो वाला है। तो 8 नंबर का रिजर्वेशन जो है वो क्षितिज आरक्षण है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक ही पोस्ट एक्स आर्मी के लिए थी और टॉपर स्टूडेंट जो है वो एक्स आर्मी वाला आ गया, इसका मतलब अब कोई नया एक्स आर्मी उस बेस पर नहीं लिया जाएगा अगर वो मेरिट में नहीं आएगा जनरल के। मतलब एक्स आर्मी की वैकेंसी पूरी हो गई, भले वो टॉपर था। क्योंकि ये क्षितिज आरक्षण मतलब है कि कुल नौकरी में, सपोज कर लें, देखिए मैं सपोज से ही आपको बातें समझा सकता हूं। सपोज करें कि 100 पद निकले और 100 में से केवल 2 पद एक्स आर्मी के लिए थे, 2 पद। तो 2 पद अगर एक्स आर्मी के लिए थे और दोनों टॉपर एक्स आर्मी वाले थे, तो अब नए एक्स आर्मी नहीं लिए जाएंगे। क्षितिज आरक्षण का ये मतलब है। इसके उलट ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण का क्या मतलब है? ऊर्ध्वाधर आरक्षण का मतलब ये है कि अगर सपोज करें यही 100 पद हैं और इनमें से 2 टॉपर एससी के स्टूडेंट हैं, लेकिन एससी के लिए 20 सीटें रिजर्व हैं, तो ये 20 के 20 नए एससी स्टूडेंट लिए जाएंगे। इनकी संख्या 18 नहीं होगी, ये 2 कम नहीं होंगे, पूरे के पूरे 20 एससी एस्पिरेंट अलग से लिए जाएंगे, भले यहां 2 पहले से चुने जा चुके हैं। उम्मीद है इससे आपको ये ऊर्ध्वाधर और क्षितिज आरक्षण समझ में आ गया होगा। ऊर्ध्वाधर आरक्षण का मतलब है कि हम चाहे दिव्यांग श्रेणी से हों, अनाथ श्रेणी से हों, डीएफएफ से हों, किसी से हों, अगर वो ऊर्ध्वाधर श्रेणी में है, जैसा कि यहाँ ये सब नहीं है, बल्कि ये है, ये जो कास्ट वाइज दिया जाता है हमारे यहाँ, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 4 कैटेगरी जो दी गई हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी में इसमें से चुन लिया जाता है तो भी उस कैटेगरी के उतने स्टूडेंट जरूर लिए जाएंगे जितने बताए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7 स्टूडेंट बताए गए हैं, ये कुमाऊं मंडल की रिक्तियां हैं। कुमाऊं मंडल की कुल 70 रिक्तियां थी और ये सामान्य हिंदी की हैं, हिंदी विषय की। तो हमने एग्जाम्पल के लिए हिंदी विषय लिया है। आपको अपने विषय में यही काम करना है। अगर उससे पहले आपको ये टेंशन हो रही कि आपका नंबर तो आया है पर नौकरी लग रही है कि नहीं लग रही है, उसके लिए आपको अभी कैसा चार्ट बनाना है वो अभी दिखाता हूं आपको। लेकिन ये 7 पद ईडब्ल्यूएस के लिए ही जाएंगे। ये क्षैतिज आरक्षण नहीं है, ये ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल आरक्षण है। का मतलब है जनरल की लिस्ट में जितने भी ईडब्ल्यूएस आ जाएं, उसके बाद भी, मतलब ये 38 पद हैं कुल जनरल के लिए। जनरल मतलब अनारक्षित, इसे हम सामान्य श्रेणी नहीं कहेंगे। अगर आप संविधान की भाषा में समझना चाहते हैं तो ये सामान्य श्रेणी के पद नहीं हैं, ये अनारक्षित श्रेणी के अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पोस्ट हैं। और अनरिजर्व्ड में यदि 7 ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट हो गए हैं तो अब जर्नल के बाकी बच्चे, मतलब वो सभी कैटेगरी के हो सकते हैं, तो ईडब्ल्यूएस के उन 7 को छोड़ करके बाकी के 31 पोस्ट और भरी जाएंगी। और प्लस जब ये 38 पूरी हो जाएंगी तो 7 और ईडब्ल्यूएस अलग से लिए जाएंगे। ये इसका मतलब है, 7 ये लिए जाएंगे, 10 ओबीसी अलग लिए जाएंगे और ये एसटी 2 लिए जाएंगे, 13 है ये एससी लिए जाएंगे। ये इसका मतलब है। लेकिन अगर हमारे यहाँ इन पूरे सिलेक्शन में से 70 स्टूडेंट में से
ये 3 लोग दिव्यांग श्रेणी के ले लिए गए हैं, तो अलग से अब दिव्यांग श्रेणी के नए स्टूडेंट नहीं लिए जाएंगे। लेकिन इन कुल में मतलब ये 70 में से 3 दिव्यांग जरूर होने चाहिए। अगर नहीं है तो जितने में पास कर रहे हैं दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट, मतलब हो सकता है मेरिट जनरल कैटेगरी की 50 पर रुक गई, लेकिन दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट 46, 47, 48 पर हैं, तो जनरल की लिस्ट को 50 पर रोक करके 46, 47, 48 वाले 3 दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट को लिया जाएगा, यदि वे पूरे उसमें नहीं आए हैं, पहले से जनरल कैटेगरी में नहीं आए। अगर पूरे जनरल की लिस्ट में यानी 50 नंबर तक लाने वाले स्टूडेंट में कुल 3 दिव्यांग आ गए हैं, तो अब नए दिव्यांग नहीं लिए जाएंगे। और अगर यही एससी में होता तो क्या होता, 50 तक अगर 20 एससी आ भी गए हैं, तब भी नए जितने बचे, मतलब जितनी उनकी पोस्ट हैं 20 पोस्ट हैं, तो नए 20 लिए जाएंगे 50 से कम में। ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ये आरक्षण वाइज कितने पद दिए गए हैं, ये हमने लिखा है। ये सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल 10% सीधी भर्ती, ये सामान्य शाखा में है। 10% सीधी भर्ती मतलब ये विभागीय है 10%, और ये 60% है ओपन भर्ती जो हमारे लिए थी। असल में ये वाली जो 2 हैं ये डिपार्टमेंटल हैं, जनरली जो प्राइमरी स्कूल में पहले से पढ़ा रहे हैं वो लोग इसे देते हैं। और ये वो हैं जो ये 70 पद हैं सामान्य शाखा के, जिसमें जो महिला और पुरुष दोनों के लिए ओपन हैं। और ये 11 पद कुमाऊं में वो हैं जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, उसमें भी ये ऊर्ध्वाधर और क्षितिज आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसके बाद भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा, और नीचे नंबर भी दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं, हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। फिलहाल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट तो पता है ही है, अभी हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, पर आप वो देख भी चुके हैं। लेकिन उससे पहले कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो ये गढ़वाल मंडल की वैकेंसी है, वैसे ही जैसे ये केवल हिंदी की बात, हमने एग्जाम्पल के लिए हिंदी सब्जेक्ट लिया है, हमने रिजल्ट में भी आगे उसी को डिस्कस किया है। तो ये 93 पोस्ट थी। अब देखें कैसे समझना है। ये 70 पोस्ट सामान्य शाखा की कुमाऊं मंडल में थी, और ये 90 पोस्ट गढ़वाल मंडल में थी, तो कुल मिलाकर के 163 पोस्ट होती हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए 163 पोस्ट हैं। और अगर आप जानना चाहें जो केवल पुरुषों के लिए सामान्य श्रेणी है, पुरुष मतलब सामान्य हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो सकते हैं, तो 50 ये हैं गढ़वाल मंडल में, और बाकी के 38 ये हैं। कुल मिलाकर के 88 पोस्ट ऐसी हैं जो महिला पुरुष सभी कैटेगरी के लिए खुली हैं। हिंदी सब्जेक्ट की बात हो रही है। ऐसे में हमारा नंबर, हमारी रैंक उसने कितनी दी है, तब हम अपनी उम्मीद लगा सकते हैं सिलेक्शन की, या हम बाहर तो नहीं हो रहे हैं इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में नाम होने के बाद भी, उसे अभी समझते हैं। देखें ये देखें, हमने एक कैटेगरी, ये एलटी हिंदी का रिजल्ट हमने तैयार किया, जो आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। अगर आप समझना चाह रहे हैं, आप मेरिट में रैंक में नीचे हैं, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको ऐसे अपने सब्जेक्ट का एक बना लेना होगा, क्योंकि इसको स्क्रॉल करके फिर वो बड़ा करके देखना पड़ रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। ये है कैटेगरी। रिजल्ट में जो क्रम है इनका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल कितने लोग उस कैटेगरी में बुलाए गए हैं ये है, और कुल पद उस कैटेगरी में कितने हैं। गढ़वाल और कुमाऊं को मिला करके हो रहे हैं ये इतने, तो हमने दोनों जगह से ला करके एक जगह पर रखा है। तब इनको हम रिजल्ट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऊपर ऊपर बताया नहीं जा सकता है रिजल्ट, इसलिए इसको बहुत बारीकी से देखना होगा। अच्छा, इस कैटेगरी में, इस जनरल कैटेगरी में जो अंतिम चयन हुआ है वो 48.25 नंबर पर एक्स आर्मी का हुआ है। ये एक्स कैटेगरी के 5 लोगों को एक साथ लिया गया। ये केवल हिंदी की बात बता रहा हूं। ये मैं आपको असल में रिजल्ट डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको रिजल्ट देखने का तरीका डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये तरीके से ही ये पता लग पाएगा कि हमारी नौकरी पक्की हुई है कि नहीं हुई है। कुछ लोगों को ऐसा डाउट है, कुछ लोगों ने फोन करके ये बताया है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। हालांकि स्पेशली मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूं जिन लोगों ने कल से मुझे अब तक फोन करके हमारी टीम ने बात करवाई, वो लोग करीब हमारे यहाँ 47 लोगों ने अब तक ये बताया कि फाइनली उन लोगों का इस कैटेगरी में हो रहा है। किस कैटेगरी में? जिसमें मतलब अब नाम बाहर नहीं आना है, जिनकी नौकरी तय हो गई। ऐसे 47 लोगों से अब तक मेरी बात हुई है। बाकी लोगों का भी हुआ हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल इसे देख लें। तो ये
ये देखें जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं वो 75.50 नंबर आए हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ये मार्क्स आपको अलग अलग कैटेगरी में भी दिखाई दे जा सकते हैं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी में जो उसने रिजल्ट दिया है, जहां 124 से लेकर 147 तक नंबर में यही रिजल्ट, ये इनके लोगों के नाम हैं। तो जनरल कैटेगरी में 1 से लेकर 123 तक नाम है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जिसमें 124 से लेकर 147 तक नाम है। ऐसे कुल 24 लोग हैं और ऊपर के 123 लोग हैं। और इससे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके लिए कुमाऊं में 38, गढ़वाल में 50 वैकेंसी थी। ये पहले कुमाऊं बाद में, पहले गढ़वाल बाद में कुमाऊं इसलिए लिखा है क्योंकि उस नोटिफिकेशन में ऐसा ही उसने पहले वैकेंसी का विवरण दिया है। गढ़वाल को ए लिखा है, कुमाऊं को बी लिखा है, इसलिए हमने उसी अकॉर्डिंग किया है। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि दिल्ली आईएएस एकेडमी से जो भी सूचना मिलती है वो एकदम ऑथेंटिक होती है, केवल इन तर्क के आधार पर होती है, हमारी जिद से नहीं होती है। तो ये आपका विश्वास ही है जो इतने लोगों के रिजल्ट का कारण बना। और क्योंकि हम तो कहते ही हैं सपना आपका सच हम करेंगे, तो इतने लोगों के सपने सच हुए हैं तो वो लोग तो बधाई के पात्र हैं ही हैं। लेकिन जो अभी सोच रहे हैं कि उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इसको एक बार समझ लेंगे बस, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। आपको क्या कहना चाह रहे हैं एक बार देख ले। 38 कुमाऊं में वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए, 50 गढ़वाल में वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए, दोनों मिलाए तो 88 लोगों की वैकेंसी है किसमें, जनरल कैटेगरी में, कुमाऊं और गढ़वाल के। क्योंकि ये जोड़ने का काम किसी आयोग को भी नहीं करना है, कोई और भी नहीं करेगा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, तो हमने किया। 88 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में 123 लोगों को बुलाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 12 ये और 23 ये, मतलब 25 10 35, ये 35 लोग ऐसे होंगे, क्या ये 35 कुल मिलाकर के 35 लोग ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने तो जा रहे हैं, किंतु हाँ वो आप समझ सकते हैं, लेकिन उस किंतु में भी एक किंतु और है। ऐसा नहीं है कि उनको खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और उनकी नौकरी नहीं लगेगी। अगर वो किसी स्पेशल किसी भी कैटेगरी में है तो वो ये मान के चलें कि वो मेरिट में नीचे होने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। वो अभी समझ में वैसे ही आएगा जैसे हमने ये समझा था, ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण। अगर वो किसी ऊर्ध्वाधर आरक्षण में आते हैं, ऊर्ध्वाधर आरक्षण उसने 4 ही दिए हैं, कौन कौन से, SC ST OBC EWS। अगर इस कैटेगरी में वो आते हैं और महिला का मतलब है कि वो क्षैतिज आरक्षण में है, DFF क्षैतिज आरक्षण में है, दिव्यांग क्षैतिज आरक्षण में है, अनाथ क्षैतिज आरक्षण में है, एक सार्वजनिक क्षैतिज आरक्षण में है। मतलब है कि अगर दिव्यांग श्रेणी का होने के बाद भी वो जनरल के मेरिट में नहीं है और पीछे है तो भी उसको ले लिया जाएगा। तो दिव्यांग श्रेणी जनरल में चुनी गई कि नहीं चुनी गई, अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको इस सरल भाषा में बता दे रहा हूं। जैसे यहां देखें ओबीसी में जनरल कैटेगरी का रिजल्ट ये है, महिला शाखा का ये है। तो इसमें ओबीसी में कितने हैं, 31 लोगों को बुलाया गया है, 23 वैकेंसी हैं। और उसके अलावा एससी में देखें 20 लोगों को बुलाया गया, 20 वैकेंसी हैं, 44 लोगों को बुलाया गया, दुगुने से ज्यादा। अच्छा इसको कुल में देख ले तो कुल 239 लोगों को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जबकि 163 ही वैकेंसी हैं। ये 163 कैसे हैं, 93 हैं गढ़वाल मंडल में और ये 70 हैं कुमाऊं मंडल में। ये ऊपर 4 और 3 लिखने के बाद काट इसलिए दिया क्योंकि ये दिव्यांग श्रेणी का है और ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में है, यानी क्षैतिज आरक्षण में है। मतलब अगर ये जनरल कैटेगरी में पहले ही आ जाते हैं तो उसमें से लिए जाएंगे, नहीं आते हैं तो इनके लिए इतनी इतनी वैकेंसी खाली रखी जाएंगी, 4 यहाँ गढ़वाल में और 3 यहाँ, और कुल मिलाकर के इन 7 लोगों को अलग से लिया जाएगा। तो अगर ये लोग जनरल मेरिट में इतने 7 लोग चुने जाते हैं तो 7 नए लोग नहीं चुने जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसा ही यहां देख लें, यहाँ कुल 20 महिला वर्ग में 20 लोगों को बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट नहीं 20 कुल पद हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 31 लोगों को बुलाया गया, यानी यहाँ भी मार्जिन कितने का है, 11 का। तो ये 11 की संभावना ऐसा है कि ये रह भी सकते हैं और हो सकता है इनमें से 1-2 का हो जाए। ये होना किस बात पर निर्भर करेगा, क्यों हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं,
इसलिए हो सकता है जब ये एग्जाम हुआ है तब से अब तक कई लोग अपने मनपसंद की दूसरी नौकरियों में चले गए हों, और कई लोग दूसरे कारणों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में न पहुंच पाए, और कई कई ऐसे कारण हो सकते हैं जो लोग इस नौकरी को अब नहीं ऑप्ट करना चाहेंगे। तो ऐसे कुछ केसेस तो हो ही सकते हैं। तो उन लोगों की वजह से किसी एक दो को यहाँ से नंबर, इन 11 में से किसी एक दो को तो 3-4 को नंबर आ सकता है, लेकिन आप देखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। अच्छा, ये ज्यादा लोगों को बुलाने का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ आयोग को भविष्य में यदि वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से होगा, इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो इसी के आगे के लोगों को बुला लिया जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कुछ लोग पहले से कहीं चले गए हों और कुछ लोग ज्वाइन ना करें, मतलब इस बीच कई के रिजल्ट आने हों, जब तक यहाँ ज्वाइनिंग होनी है तब तक और भी कई जगहों के देश भर में रिजल्ट आते रहते हैं। तो उन जगहों पर यदि चले जाएंगे तो फिर से जो वैकेंट रहेंगे पहले ही मेरिट लिस्ट में इन 11 में से, सपोज करें इन 11 में से अगर किसी का भी नंबर नहीं आता है तो इन 11 में से 1 2 3 4 जितने लोग ज्वाइन ना कर पाए उनको बुलाया जाएगा। तो ये है कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी? तो आएगी, यदि तभी आएगी जब ये एक बार ज्वाइनिंग हो जाएगी लोगों की। तो जब उसमें से खाली बचेंगे तो उन लोगों की होगी जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा लोग बुलाए गए हैं। फिर भी इस कैटेगरी में जो हमारी ये हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ये हैं, लोवेस्ट मार्क्स ये हैं। एक बार आप इसको रोक करके देख सकते हैं, और ये आप इसको अपने रिजल्ट से जो कल जारी किया गया है आयोग द्वारा उससे मिला भी सकते हैं। जैसे इन्होंने ये कहा कि जो यहाँ EWS कैटेगरी है उसमें हाईएस्ट मार्क्स 67 हैं, 67.67.25, और यहाँ 64.75 हैं। हमें अपना रिजल्ट समझने के लिए ये गुणागणित करनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि हमारी स्पेशल कैटेगरी में हमसे ऊपर कितने लोग हैं और फिर क्या संभावना है कि हमारा नंबर आ जाएगा। तो ये बहुत समझने की चीज है, लेकिन बात उनके लिए है जिन लोगों का ऊपर से नंबर है। जैसे मैंने अभी आपको अपने वो 47 लोग बताए जिन्होंने मुझे बात की, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग जगह, उनका सिलेक्शन हो रहा होगा। बाकी लोग अभी इस संकोच में, कई लोगों ने कहा कि हमें संकोच था कि इसलिए नहीं बताया, लेकिन देखा कि वो लोग तो मेरिट में बहुत ऊपर हैं, तो वो लोग भी अभी बता सकते हैं, बताइएगा। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको करना क्या है, उनसे कहा गया है कि 13 तारीख से इसकी स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसे डीवी कहते हैं हम, उसे स्क्रूटनी कहा गया है। तो ये डीवी होगी और उसमें करना क्या है, तो ये सब बातें यहाँ लिखी गई हैं कि जितना डॉक्यूमेंट आपसे मंगाया गया है, जो हमने उस समय क्वालिफिकेशन में भरा है, जो एक्सपीरियंस भरा है, जो डिग्री डिप्लोमा भरे हैं, उन सब की 2 कॉपी बना करके सेल्फ अटेस्टेड करके ले जानी है। उसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज की फोटो ले जानी है, और उसके अलावा जो ये हमको 2 फॉर्म भरने को कहा गया है वो भी 2 हिस्से में भर करके, 2 अलग अलग प्रतियों में भर करके ले जाना है। और जो अगर हमारे डॉक्यूमेंट में हमारा नाम, हमारे फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ है तो उसको लेकर के हम एफिडेविट ले जाएंगे, जिसे शपथ पत्र कहते हैं। और एफिडेविट फोटोकॉपी नहीं होगी, वो ओरिजिनल कॉपी में ले जाना पड़ेगा। एक ओरिजिनल और एक के साथ फोटोकॉपी लगा सकते हैं। तो छाया प्रति लाना अनिवार्य है, मूल एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य है, ये लिखा गया है। तो मूल प्रति भी जरूर ले जाएं। ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में एफिडेविट तहसील से बन जाता है, किसी भी कोर्ट से बन जाता है, ये बनवा ले, अभी आपके पास समय है। तो उसके अलावा 2-2 प्रतियां इसकी फॉर्म की ले जानी है। और उसके अलावा ये है कि पृथक से किसी भी दशा में संनिरीक्षा या स्क्रूटनी तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। एक बात और लिखी है क्या, कि हम स्क्रूटनी में जाने से पहले एक ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारे उत्तराखंड की SSC की वेबसाइट है www.uk.gov.in, जो SSC की वेबसाइट है, वहां पर जाकर के हमें अपनी प्रेफरेंस भरनी है। कौन सी प्रेफरेंस है ये? ऑनलाइन मंडलवार प्रेफरेंस भरनी है। हमारी शाखा, मान लो महिला शाखा में कोई है और उसका जनरल में भी सिलेक्शन हुआ है, उसका गढ़वाल और कुमाऊं में तो दिया नहीं है रिजल्ट, तो दिया है जनरल और महिला में। तो अगर दोनों में हुआ है तो दोनों में आपको मंडल अलग अलग भी चुन सकते हैं, एक भी चुन सकते हैं, पर वहां आपको वो विकल्प चुन करके इसी वेबसाइट पर, और ये वेबसाइट, ये कैसे यूजर आईडी और ये कैसे खुलेगा, तो इसमें आपका रोल नंबर और आपका पासवर्ड आपकी जन्म तिथि से होगा।
और ये ऑनलाइन दिए गए विकल्पों से फिर सबमिट कर लेंगे, फिर उसकी 2 प्रति निकाल लेंगे, जो वो फॉर्म निकलेगा उसके 2 प्रिंट आउट कर लेंगे, वही हो जाएंगे आपके साथ में। और उसके अलावा ये सारा फॉर्म और आपकी वो जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी, और वो भी अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड होगी। और उसके बाद आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विकल्प में वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए आप बहुत ध्यान से भरें। आपका मंडल जिसे आप चुनना चाहते हैं वो पहले आ जाए, कहीं वो चूक ना हो, तो उसमें कोई गलती ना हो। महिला अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य और महिला शाखा दोनों में हुआ है, ऐसी महिला अभ्यर्थी को अभिलेखों की संरक्षा यानी स्क्रूटनी निर्धारित तिथि में जो भी पहले हो, मान लो सामान्य शाखा में हमारी स्क्रूटनी 22 तारीख को है और महिला शाखा में हमारी स्क्रूटनी 14 तारीख को है, तो 14 तारीख को ही हमारी दोनों हो जाएंगी, 22 तारीख वाली भी ये वाली भी, तो एक ही बार की स्क्रूटनी से दोनों बार का काम चल जाएगा, ये बताया है। और अंत में ये लिखा है कि मोबाइल फोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीजें लेकर के हम वहां नहीं जा सकते उस दिन परिसर में। तो वो डेट्स हमें दे दी गई हैं। डेट कैसे, हिंदी की डेट दी गई हैं। ये सामान्य शाखा 60% वाले 1 से 200 तक जिनकी रैंक दी गई है उनको 13 तारीख को सोमवार के दिन जाना है, और ये 9:30 बजे सुबह पहुंचना होगा इस दिन, 9:30 AM ऐसा लिखा है, ठीक है। और महिला शाखा में जो 60% है उसको 1 से 31 तक, यानी सारे लोग हिंदी के जो हैं उनको बुलाया गया है मंगलवार के दिन। तो पहला केवल ये सामान्य शाखा में 60% 200 तक के लोगों को बुलाया गया है, और दूसरे दिन 60% में 201 से 239, और बाकी जितनी भी महिला हिंदी में जितने सिलेक्शन हुए हैं सब 14 तारीख को। उसके अलावा अंग्रेजी के 15 को, संस्कृत के 16 को, गणित के 16 ने 18, देखिए यही मैं आपको कह रहा था ना, इतना ब्लर फोटो लिया है तो अब क्या कह सकते हैं, 18 को, गणित का 20 को, और विज्ञान का 21 को, सामान्य का 22 को, और व्यायाम का 25 को, गृह विज्ञान का भी 25 को, वाणिज्य का भी 25 को, और संगीत का भी 25 को। तो 25 को ये 3 सब्जेक्ट हैं, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, और उसके अलावा कला का भी ये 4 विषय हैं जो 25 को होने हैं। उसके अलावा एक उर्दू बचता है। अच्छा, कला के लिए, कला और उर्दू के लिए अलग अलग डेट हैं। कला का 27 को है, ये कला 27 को है, और बाकी ये उर्दू जो है ये 28 को है। तो इस तरह से कुल 12 विषयों में ये 12 विषय हैं, और इसमें आपको पता है कितने 1544 वैकेंसी निकली थी। इनके लिए जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग बुलाए गए हैं वो सब 13 से लेकर के 28 तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे इन फॉर्मेलिटीज के साथ। लेकिन जब आप इसे देख रहे हैं ना, जो अभी आपको दिखाया, ये 79.5 ये पहला नंबर है हिंदी में। यहाँ से ये हाईएस्ट मार्क्स से लेकर के हिंदी में कैसे कैसे नाम आए हैं, तो आपको ये स्क्रॉल कर करके एक एक करके देखने पड़ रहे हैं। यहाँ फाइंड का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने ये लगाया है। कई लोगों ने पूछा कि इसको देखना कैसे है, तो स्क्रॉल कर करके एक एक करके पढ़ना है, तभी पता चलेगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है, फाइंड करके देख लें। तो ये सारे रिजल्ट हैं हिंदी के, ये हमने लगा दिए हैं कैटेगरी वाइज। तो जैसे पहले ही में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है जनरल मेरिट लिस्ट लिखा है, और यहाँ देखेंगे तो ये सेलेक्ट एज ओपन कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहाँ जनरल ओपन कैटेगरी में लिखा है, ठीक है। और ओपन कैटेगरी का मतलब ये वही ओपन है जिसे हम अनारक्षित कह रहे हैं। उसके अलावा अगर वो किसी क्षैतिज आरक्षण में आता है तो इसमें लिखा गया है जनरल वुमेन में लिखा गया है, तो ये महिला एक काउंट हो गई यहाँ, ठीक है। तो महिलाओं को जो क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ है उनमें से एक ये काउंट हो गई। इसका मतलब अब महिलाओं के लिए अलग से संख्या इनको नहीं गिना जाएगा। अब इनकी वैकेंसी फुल हो गई, एक फुल हो गई, फिर दूसरी आएंगी, दूसरी फुल हो जाएंगी, तो जनरल कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये सारे रिजल्ट दिए गए हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है, ऐप का लिंक भी है, वहां से हमारे अदर कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो कोई बात पूछनी है तो पूछ भी सकते हैं। ये सारी बातें देखिए हिंदी को लेकर के दी गई हैं, और इसमें पूरे टेट के मार्क्स भी आपके दे दिए गए हैं, और ओबीसी मेरिट दी गई है, एससी मेरिट दी गई है, सारी मेरिट ये दी गई हैं। उसके अलावा ये अंत में इसकी पीएच मेरिट दी गई है, ये एसटी मेरिट दी गई है। उसके बाद देखेंगे तो ये
ये देखें, ये LT 60% फीमेल कैटेगरी, फिर फीमेल में फिर जनरल लिस्ट है, फिर उसके बाद ये SC लिस्ट है। तो सारी लिस्ट ये 4 कैटेगरी में रिजल्ट हैं। फिर से क्या हुआ, 10% जो डिपार्टमेंटल है, ये पूरी हिंदी की हमने दे दी, बाकी सारे विषय की आई है। तो आपको ये कहना है कि इसमें बड़ी बारीकी से ये रिजल्ट देखने की चीज है, आपको देखना चाहिए, देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। जैसे जनरल मेरिट हिंदी 10% डिपार्टमेंटल है। तो ये सारी बातें हैं। उसके अलावा जो आपको एग्जाम के दिन, ये एक तरह से चेकलिस्ट है, क्या क्या चीजें ले जानी है, बस छोटे से में इसकी बात कर रहे हैं और अंत में उसकी बात कर रहे हैं। क्या वही आप लोग जिन्होंने इतना ट्रस्ट किया है हमसे जुड़ के, जो हमेशा कहते हैं कि दिल्ली IAS एकेडमी से जो जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, उन लोगों को अभी एक चीज ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी के प्रयास हमेशा सफल नहीं होते। और ये भी नहीं है कि जब हमने सोचा है कि हमारा हो जाएगा तब ऊपर वाला भी सोच ले कि हमारे लिए सबसे अच्छा वही है जो इस समय हम सोच रहे हैं। इस बात पे अच्छा लगा कि किसी ने फोन करके आज ये मेरा ही शेर मुझे सुनाया और कहा कि आपने ये बात कही थी, उससे हमारा हौसला बना रहा, उससे हमने ये पढ़ाई की। तो उन सबके हक में फैसले हो गए, जिनकी मुश्किलों से बढ़ के जिनके हौसले हो गए, जो बात मैंने आपको पहले कभी कही थी। तो उन सबके हक में फैसले हो गए, मुश्किलों से बढ़ के जिनके हौसले हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमने मेहनत की उसका हमें परिणाम नहीं निकलेगा, हमारे हक में फैसला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा हुआ है, अब भी ऐसा होगा। तो देखें क्या चाहिए इसमें, हमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब की मार्कशीट चाहिए, और ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मतलब डिग्री चाहिए। तो ये उपाधि लिखा है। तो जिन लोगों ने अभी नहीं निकाल रखी है, पिछली बार क्योंकि लेक्चरर के एग्जाम को लेके आपने पूछा था, उससे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था इसे निकाल लीजिए, ये समय पर आपके काम आएगी। तो आपके पास ये होगी, तो इनकी सबकी 2-2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके ले जानी है। अगर उसके अलावा हमारे पास कोई डिप्लोमा या डिग्री है, मतलब जैसे B.Ed, तो उसमें सारे सेमेस्टर की मार्कशीट और प्लस में डिग्री, तो ये डिग्री भी ले जानी है। और ये 2-2 कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके, तो ये बहुत सारा मोटा बंच बनेगा इसका। और डिप्लोमा, B.Ed, तकनीकी डिग्री का प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है, मतलब डिग्री जो है वो, मार्कशीट जो है वो, ऊपर मार्कशीट लिखे हैं, नीचे ये सर्टिफिकेट। उसके अलावा स्थायी निवासी, उसके अलावा रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, उसके अलावा उप श्रेणी का कोई सर्टिफिकेट यदि हो, और फिर ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कार्ड, और उसके अलावा सेवारत हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो, और NOC, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो वो, और पहचान पत्र जो भी हो, मतलब आधार कार्ड जनरली हम लोग लेते हैं। तो उसके अलावा कंप्यूटर संबंधी डिप्लोमा हो वो, और उसके अलावा जो भी हमने कोई डिटेल दी हो वो, और आखिरी 15वां जो है पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन फोटो। तो वहां वहां कह रहा था 6 फोटो, और यहाँ 4 रंगीन फोटो कहा है। कुल मिलाकर के 10 फोटो अपने पास रख लें, और वैसे भी होती हैं जनरली इन दिनों। तो ये 16 डॉक्यूमेंट्स का है। तो 2 तो 16 तो आपके ये डॉक्यूमेंट हैं। एक ये फॉर्म भी है जिसमें ये सब आप भरेंगे, ये नाम, पता, पिता का नाम, पिन कोड, ये सब, ये पासपोर्ट फोटो लगाएंगे। और हमें यहाँ जाना है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून, यहाँ इनका ऑफिस है UKSSC का, यहाँ जाना है। और इसमें हमें ये हस्ताक्षर करके ये सब भरना है, और ये मूल अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे, नहीं तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो इन सबके ओरिजिनल होने चाहिए, ऐसा कहा गया है। और ये पूरी बात, ये भी 2 कॉपी में भरना है। तो 2 सेट बनाने हैं हमें कुल मिलाकर के। उसके अलावा एक फॉर्म ये भी है जिसमें स्क्रूटनी में हम पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे, ये आएगा। चयनित पद का नाम, पद कोड, अभ्यर्थी, पिता, लिखित परीक्षा के अनुक्रमांक, टंकन क्रमांक। तो ये तो हमारा लागू नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइपिंग नहीं होती है, ये सब एग्जाम के लिए होता है, इसलिए लिख लिया गया। और चयनित श्रेष्ठता का क्रमांक, आपका रैंक कौन सी है, और अभिलेख सत्यापन की तिथि कौन सी है, ये सब हमको भरना होगा। यहाँ मोबाइल नंबर, ये भर के ले जाना होगा। तो ये एक आखिरी बात, शायद ये आपको समझ में आए। बड़े सपने बड़ा बलिदान मांगते हैं, फोटो को गौर से देख लीजिएगा। शायद ये तस्वीर अपने आप को इस तरह देखना चाहती है, ये सचमुच का इंसान ये कल्पना से बना हुआ भविष्य में जिस तरह से अपने आप को सोचता है, और इन्हीं सपनों को लेकर के हम सब आगे बढ़ते हैं। टूटने की जरूरत किसी को नहीं। जब हम कुछ नहीं जानते थे तब हमको बहुत हिम्मत थी कि हमारा हो जाएगा। अब जब हमने इतनी कोशिश कर ली और वो एक क्वेश्चन 18 नंबर का डिलीट होने की वजह से हमें लग रहा है कि हमारा गलत हो गया, और कुछ 1-2 गलतियां जो MR भरने में हमसे हो गई थी, वो वैसे तो बहुत लोगों ने ये कहा कि हमने जो वो अपने कंप्लीट कोर्स में जो हमारा ऐप पर अवेलेबल था उसमें जो वो आपकी बात सीरीज बनाई थी,
उसमें जो हमने बताया कि आप OMR को कैसे भरें, वो सारी बातें एक एक चीज ने उनको बहुत सपोर्ट किया। तो एक एक चीज का बहुत बड़ा सहारा होता है। और जब उतनी सब चीजें हमने सीख ली तो अब हम पूछते हैं कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, आखिर क्या करें। तो आखिर क्या करें का एक ही रास्ता है। अगर ऊपर वाले ने आपको ये मौका दिया कि आपने बीएड किया, आपने ये मास्टर किया, या उसके अलावा इतने तरह के ये डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट किए, आखिर किसके लिए। और एक बार अगर आपको हिम्मत हुई है और बहुत सारी चीजें आपने कर ली हैं, पढ़ लिख ली हैं, तो अब बारी आपकी है। और यहीं से दो हिस्से में लोग बढ़ जाते हैं। एक जो सोचते हैं कि मैंने इतना किया तब नहीं हुआ, और एक वो सोचते हैं कि अब तो लगभग कर लिया है, मेरिट में बस इतने से रह गया, अगली बारी मेरी ही होगी। तो उन सब की अगली बारी निश्चित रूप से होगी। इन सारी शुभकामनाओं के साथ ये पूरा रिजल्ट आपने देखा, ये आपको समझ में आया होगा। इन उम्मीदों के साथ ये सब आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कहीं कोई डाउट होता है तो बताइएगा। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जिन्होंने पार्ट 1 का कंप्लीट कोर्स हमारे साथ ज्वाइन किया था या यूट्यूब से फॉलो किया था, उन सब ने हमें बताया। आप भी चाहें तो बता सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और जो लोग आगे कंटिन्यू रहना चाहते हैं, उन सब के सपोर्ट में डेली IAS अकेडमी हमेशा तैयार रहेगा। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। हम मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।